वालेकुम जी। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू नंबर 15 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ROW? ROW स्टैंड फॉर राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे एक्चुअली कौन सा लैंड विड्थ होती है जो गवर्नमेंट की मलकीती लैंड होती है। अगर हम इसको किसी हाईवे में देखते हैं तो हाईवे, ये हमारी अगर कोई रोड है तो रोड के सेंटर से राइट साइड पे जितना एरिया मलकीती होगा गवर्नमेंट का वो उसका राइट ऑफ वे होगा, और इसके सेंटर से अगर लेफ्ट साइड पे जितना एरिया मलकीती होगा गवर्नमेंट का वो उसका राइट ऑफ वे होगा। अगर हम किसी केनाल की बात करते हैं तो ये अगर हमारे पास कोई केनाल है तो केनाल के सेंटर से लेके इसी तरह राइट साइड या लेफ्ट साइड पे जो एरिया उसका मलकीती एरिया होगा गवर्नमेंट का वो राइट ऑफ वे होगा। अब राइट ऑफ वे हम गवर्नमेंट में किस तरह लेते हैं जी? हम गवर्नमेंट में लेते हैं कि अगर हम किसी केनाल की बात करते हैं तो केनाल के RD नंबर 1, मतलब RD का मतलब है रिड्यूस डिस्टेंस नंबर 1 में उसका ROW कितना है जी? ROW 200 फीट राइट है और 220 फीट लेफ्ट है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 200 फीट जो है वो सेंटर से राइट साइड पे है और 220 फुट सेंटर से लेफ्ट साइड पे है। तो ये जो विड्थ होगी इसको बोलते हैं जी राइट ऑफ वे, और ये गवर्नमेंट की मलकीती लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज बैराज? अब बैराज क्या होता है जी? हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई रिवर है तो रिवर के क्रॉस एक जो है रुकावट जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है, दीवार कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, वियर कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, इसको वियर बोलते हैं। वियर के ऊपर अगर हम कोई गेटेड स्ट्रक्चर लगा देते हैं जिससे वाटर हेड अप हो जाता है, तो इस गेटेड स्ट्रक्चर लगाने से जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होगा, इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को हम ग्रेडियंट हम बैराज बोलेंगे। ठीक है। और बैराज हम किस लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं? बैराज के कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस ये होता है कि वाटर को हेड अप किया जाए और हेड अप करने के बाद इससे केनाल निकाली जाए। ठीक है। अब इस बैराज के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें वियर होगा, गेटेड स्ट्रक्चर होगा, इधर फिर डिवाइड वॉल होगी, डिवाइड वॉल के एक तरफ नॉर्मल बेस होंगे और दूसरी तरफ अंडर स्लूसेस होंगे। हमेशा जिस साइड से हमने केनाल निकालनी होती है, केनाल निकालने वाली साइड अंडर स्लूसेस वाली होगी। जैसे हमने केनाल निकाली उसको हेड रेगुलेटर बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इसको हम बैराज बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डिवाइड वॉल? तो डिवाइड वॉल कौन सी हो जाएगी कि अंडर स्लूसेस वाले बेस और नॉर्मल बेस को अलग करने वाली दीवार, इसको हम बोलते हैं जी अंडर स्लूसेस। हमने अलग क्यों किया? अलग इसलिए किया क्योंकि जो अंडर स्लूसेस वाले बेस थे उनका क्रस्ट लेवल नॉर्मल बेस से कम था। ये अगर हमारा अंडर स्लूसेस है तो अंडर स्लूसेस का जो क्रस्ट लेवल है या उसके फ्लोर का लेवल कम है, जबकि नॉर्मल बेस का लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू अंडर स्लूसेस क्रस्ट लेवल। ठीक है। और ये लिया जाता है अमूमन 1.2 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1.20 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर? अब सिल्ट एक्सक्लूडर हो या सिल्ट इजेक्टर हो, ये दोनों जो हैं सिल्ट को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। कि अगर हमारी केनाल में जो वाटर के साथ जो सिल्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन सिल्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना हो तो उसके लिए जो हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको कहते हैं जी सिल्ट एक्सक्लूडर या सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है जी? सिल्ट एक्सक्लूडर वो स्ट्रक्चर होता है कि अगर हमने कोई ये कि मेन कैनाल बनाई, मेन कैनाल जहां से स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जी? हेड रेगुलेटर। तो हेड रेगुलेटर से जो पीछे पानी आ रहा है वो किसी मतलब रिवर से पानी ले सकते हैं, बैराज से पानी ले सकते हैं, किसी भी। अगर बिलफर्ज ये हमारे पास कुछ चैनल है या बैराज है तो इधर जो पानी हमारा आना है ये हमारा जो अपना हमने जो हेड रेगुलेटर है, तो हेड रेगुलेटर में पानी जाने से पहले, यानी कि मेन कैनाल में पानी जाने से पहले
मेन कनाल से पहले हमने सिल्ट को रिमूव कर दिया, तो अगर हम हेड रेगुलेटर से पहले ही पानी को रिमूव कर देंगे, पानी में जो सिल्ट पार्टिकल है उनको रिमूव कर देंगे, तो अगर हम पहले ही रिमूव कर देंगे तो इसको सिल्ट एक्सक्लूडर बोलेंगे। कैसे रिमूव करेंगे जी? ये हमारे पास जो हेड रेगुलेटर था, हेड रेगुलेटर के अपना अपस्ट्रीम साइड पे हम यहाँ पे बनाएंगे सिल्ट पॉकेट। अब सिल्ट पॉकेट कैसे बनेगी जी? अंदर ये इसका एक फ्लोर होगा, इसके नीचे से जो है वो पॉकेट बनी होगी। ये एक फ्लोर है, फ्लोर के नीचे से छोटी छोटी बैरल्स बनी होगी, छोटी छोटी वेन्स बनी होगी। ये है, इसका ऐसे है, फिर ये वेन है, फिर इस तरह ये वेन है, इस तरह ये वेन है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो फ्लोर लेवल होगा। फ्लोर लेवल से ऊपर तो हेड रेगुलेटर से पानी चला जाएगा, लेकिन सिल्ट जो है ये नीचे से होती हुई इधर फिर गेटेड स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है छोटा सा, जिधर से पानी इधर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से रिमूव होगा वाटर, तो वो वाटर जो है वो नीचे से सिल्ट को लेकर रिमूव होगा। तो मतलब जो ये सारा स्ट्रक्चर जो हमने केनाल में पानी जाने से पहले जो है ना हमने सिल्ट को रिमूव कर लिया और साफ पानी को केनाल में जो है ना आगे जो है ना उसका इंडेंट के मुताबिक डिस्चार्ज जो है ना वो भेज दिया, ठीक है। तो सिल्ट को हमने पहले ही रोक लिया, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर। लेकिन अगर इस मेन कैनाल में फिर भी अगर पानी के साथ सिल्ट आ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसी कैनाल के ऊपर एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं आगे। अब ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इधर से सिल्ट उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, नीचे से सिल्ट पॉकेट होंगी और सिल्ट पॉकेट से यही स्ट्रक्चर इधर से जो है ना रिमूव कर देगा सिल्ट को, आगे ये भी किसी नेचुरल ड्रेन में गिरा देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वही है, उसका काम भी वही है, उसने सिल्ट को नीचे से जो है रिमूव करके नेचुरल ड्रेन में किसी नदी नाले में या दरिया में जो है ना फेंक देना होता है। लेकिन चूंकि ये कैनाल के अंदर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको सिल्ट इजेक्टर बोलेंगे, क्योंकि सिल्ट कैनाल में आ गया तो उसको अब हमने क्या करना है, सिल्ट को इजेक्ट करना है, ठीक है। तो सिल्ट इजेक्टर होगा या सिल्ट एक्सट्रैक्टर होगा। सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी यही है कि सिल्ट को एक्सट्रैक्ट करना या सिल्ट को जो है ना बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल डेप्थ। अब क्रिटिकल डेप्थ कौन सी होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी पे जो डेप्थ होगी उसको क्रिटिकल डेप्थ बोलेंगे। क्वेश्चन है जी क्रिटिकल डेप्थ क्या है? अब क्रिटिकल वेलोसिटी पे जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी वेलोसिटी जिस पे ना तो सिल्ट होती है और ना ही स्कवरिंग होती है। केनाल जो है वो सिल्ट में भी नहीं जाती और स्कवरिंग में भी नहीं जाती, ऐसी वेलोसिटी को सिल्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और सिल्ट वेलोसिटी पे मतलब ना तो उसकी भी वेलोसिटी तेज है ना ही कम है, ठीक है। तो ऐसी सिल्ट वेलोसिटी पे जो उसकी डेप्थ होगी वाटर की, उसको हम क्रिटिकल डेप्थ बोलेंगे। अब क्रिटिकल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर कौन सी होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी अगर फ्रॉड नंबर उसका 1 होगा तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, अगर फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होगा तो वो सब क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो फ्रॉड नंबर क्या चीज है जी? फ्रॉड नंबर क्या होता है? फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू, हम कैसे फाइंड करेंगे जी? v डिवाइडेड बाय जी डी का स्क्वायर रूट। जी v क्या है जी? वेलोसिटी, जी क्या है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और डी क्या है? हाइड्रोलिक डेप्थ यानी कि एरिया पर पैरामीटर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास फ्रॉड नंबर आ जाएगा और फ्रॉड नंबर से हमें पता चलेगा कि फ्लो हमारा क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। अगर तो क्रिटिकल है तो क्रिटिकल फ्लो पे जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके एरिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी केनाल है? तो देखें ये आपने अपने हिसाब से बताना है कि आपका जो एरिया होगा उस पर कौन सी केनाल चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे एरिया में अगर अपर झेलम केनाल चल रही है या अपर चनाब केनाल चल रही है, ठीक है, तो अपर चनाब केनाल है जी हमारे एरिया में, आंसर आपने बता दिया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन होगा जी अपर चनाब केनाल जो है ये कहाँ से निकल रही है? तो अपर चनाल केनाल निकल रही है जी हेड मराला से या मराला बिराज से, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ जी हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अपर झेलम केनाल है, तो अपर झेलम केनाल कहाँ से निकल रही है? अपर झेलम केनाल, मेरा अगर एरिया गुजरात है तो मैं कहूँगा गुजरात में जो हमारे करीब जो नहर है केनाल है वो अपर झेलम केनाल आ रही है।
तो अगला क्वेश्चन है वो अपर झेलम कैनाल कहाँ से निकल रही है, तो ये मंगला डैम से निकल रही है। ठीक है, तो आपने अपने रिलेटेड जो आपकी कैनाल होगी उस रिलेटेड आंसर बताना है। ठीक है, अब ये है जी हेड मराला। हेड मराला कौन सा जी, चिनाब के ऊपर है और चिनाब के अपस्ट्रीम साइड पे है, सबसे ऊपर हेड मराला है। तो इधर से अपर चिनाब कैनाल निकल रही है। ठीक है, इसी तरह फिर खान की बिराज है, कादराबाद है, तरीमू है, सारे बिराज जो है ये भी जो है ना हम कभी डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कभी आपने बिराज को विजिट किया है, तो जी अगर आपने विजिट किया है तो आपने बताना है हाँ किया है जी, हमने फैमिली के साथ विजिट किया, हमने फ्रेंड के साथ विजिट किया है, हम किसी टूर के साथ गए थे। ठीक है, और आपने क्या ऑब्जर्व किया ये आपने बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाँ उधर आपने उसके गाइड बंद देखा था, उसमें क्या आपको मार्जिनल बंद नजर आ रहे थे, अच्छा आपने कहीं सिल्ट पॉकेट देखी थी। ठीक है, अगर तो आपने देखा उसका डिस्चार्ज कितना था, डिस्चार्ज से मुराद है कि पानी स्पीड के साथ था या ड्राई सीजन में गए थे आप। तो अगर लेट्स सी आप वेट सीजन में गए हो या फ्लड सीजन में गए हो तो अगला इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा आपने सिल्ट पॉकेट देखी थी, आपने अंडर स्लूसेस देखा था। बस सिल्ट पॉकेट तो नीचे होगी ना, वो आपको कैसे नजर आएगी। तो अगर तो आप फेक होंगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ सर वो राइट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे थी। ठीक है, तो आपने हॉनेस्ट रहना है, आपने अगर देखा तो आपने कहना देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आपने कहना सर उसको मैंने स्टडी किया लेकिन अभी तक मैं विजिट नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर क्या होता है जी, कैनाल हमने जहां से स्टार्ट करनी होती है, जो कैनाल वाटर को फीड कर रही होती है, तो उस पॉइंट पे जो गेटेड स्ट्रक्चर होगा रेगुलेट करने के लिए उसको हम हेड रेगुलेटर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्कीम, का मतलब आप गवर्नमेंट का कोई भी काम है, कोई भी स्कीम है तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या रिक्वायर्ड होगा। देखिए सबसे पहले तो वो एरिया, उस एरिया की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसका सर्वे, आपने प्रिलिमिनरी सर्वे करवाया, टोपोग्राफी सर्वे करवाया, एरियल सर्वे करवाया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अलावा उसकी PC1 यानी कि वो आपका जो है ना पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपने ना उसको तैयार करना होता है। फिर उसकी डिटेल कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल। तो ये चंद चीजें हैं जो स्कीम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब आपने बताया जी किसी भी स्कीम के रिक्वायरमेंट में एक PC1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये PC1 क्या है, सर ये प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन फॉर्म 1 है। ठीक है, ये है जी व्हाट इज दी PC1 स्टैंड फॉर, प्लानिंग कमीशन फॉर्म 1। अब ये PC1 है, क्या PC2 PC3 PC4 PC5 होता है, जी सर ये PC5 तक होता है। तो PC1 क्या है, PC1 जो है ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए होता है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपका PC1 होगा, जो पूरी उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये PC2 क्या है, PC2 जो है ये फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी पॉइंट पे आपने मोटरवे बनाई या आपने बिराज बनाया, तो बिराज के लिए जो आपने कोई डाटा डूटा लेके कोई उसकी फिजिबिलिटी बना दी, ठीक है, तो वो तो आपका होगा PC1। ठीक है, अब कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप पहले जो है ना वो सारा सर्वे करेंगे। अगर आपने कोई कैनाल बनाई, जलालपुर शरीफ कैनाल है तो जलालपुर शरीफ कैनाल के लिए सबसे पहले उसका सर्वे किया जाएगा सारे का सारा। ठीक है, तो अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट का आप पहले सर्वे करेंगे, बाद में उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, तो जो पहले सर्वे करेंगे उसको फिजिबिलिटी PC2 बोलेंगे। ठीक है, तो PC2 पहले बनेगा, PC1 बाद में बनेगा। नेक्स्ट है जी PC3। अब PC3 क्या होता है जी, लेट्स सी PC1 पास हो गया, काम स्टार्ट हो गया, तो PC3 का मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपकी क्या रिपोर्ट है उस काम की, वो आपका PC3 होगा। तो PC4 क्या होगा जी, PC4 है कि अगर काम आपका कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीशन रिपोर्ट जो आप देंगे वो PC4 होगी। PC5 क्या है जी, PC5 होगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आपने कोई पंच लिस्ट तैयार की, बाद में उसको चेक किया, उसमें क्या मतलब उसमें कुछ चीजें कमी रह गई है, उसकी एक रिपोर्ट बनाई। 6 माह साल बाद 2 साल बाद आपने जब रिपोर्ट बनाई तो उसमें आपने देखा जी ये चीजें सही हैं, यहाँ ये जो है उसमें डिफॉल्ट्स हैं।
ठीक है, तो वो एक पंच लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये आपकी रिपोर्ट जो होगी वो PC5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज पेपरा? आप पेपरा के मतलब क्या जानते हैं? सर पेपरा एक अथॉरिटी है। कौन सी है जी? रेगुलेशन अथॉरिटी है जी, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी। अब ये कौन सी होती है? ये प्रिक्योरमेंट की होती है, जो भी बिडिंग, टेंडर, फिर आपकी परचेजिंग, सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो इसी अथॉरिटी में। ये 2004 की PPRA एक अथॉरिटी है 2004, उसमें फिर काफ़ी सारी इम्बेंडमेंट्स हुई हैं। ठीक है, तो ये है जी पेपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एन इन्वर्टेड फिल्टर मेड? वाई इज एन इन्वर्टर फिल्टर मेड? आप जो है इन्वर्टेड फिल्टर को क्यों जो है वो डिजाइन करते हैं, बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, इन्वर्टेड फिल्टर इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारा कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, अगर हम डैम की बात करते हैं, तो डैम के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस हैं कि अगर नीचे से हमारा प्रेशर लग रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर ऊपर वाले जो इसका सेल्फ वेट है उससे ज्यादा हो जाए, तो ये तो सेल्फ उसको तो उठा के तो फेंक देगा, सारे को डैमेज कर देगा, सारे को उखाड़ के जो है ना रख देगा। तो इससे, इस नीचे वाले प्रेशर जो है ना, इस अपलिफ्ट प्रेशर, इससे बचने के लिए हम इसके डाउनस्ट्रीम साइड पे कोई फिल्टर मटेरियल यूज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये अपलिफ्ट प्रेशर इधर से रिलीज हो जाता है। अपलिफ्ट प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा क्योंकि पानी निकल जाएगा, और सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो इधर से नहीं निकलेंगे, तो नीचे से जमीन के अंडर माइनिंग भी नहीं होगी, और जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की नीचे वाली साइड जो है वो खोखली नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस, इसलिए हम जो है इन्वर्टेड फिल्टर को यूज करते हैं। ये एपीएम से क्या मुराद है? एपीएम आउटलेट है जी। एपीएम आउटलेट कौन सा होता है? ये सेमी मॉड्यूलर आउटलेट होता है। ये अपस्ट्रीम पे डिपेंड कर रहा होता है, डाउनस्ट्रीम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। अपस्ट्रीम से क्या मुराद है कि आउटलेट के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके वाटर पे डिपेंड करेगा, जबकि आउटलेट से नीचे डाउनस्ट्रीम जो वाटर कोर्स है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एपीएम स्टैंड फॉर एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डैम का जिक्र किया ऊपर। अब डैम जो है ये भी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जी, बिल्कुल सर। अब डैम के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होती हैं? सर एक तो इसको एक साइड पे पानी लग रहा होगा, ठीक है, पानी की वजह से जितना प्रेशर लग रहा है, तो ये एक तो वाटर का प्रेशर जो है ये फोर्स लग रही है, बिल्कुल। और एक उसका जो सेल्फ वेट है, जो अपना उसका वेट है, उसका प्रेशर भी जमीन के ऊपर लग रहा है, तो ये भी उसका प्रेशर है, या ये भी उसका एक फोर्स है, बिल्कुल। एक सर नीचे से लग रहा है प्रेशर, जो उसको ऊपर जो है ना, ऊपर जो है उसको उछालने की कोशिश कर रहा है, इसको अपलिफ्ट प्रेशर बोलेंगे, ये भी एक फोर्स है, बिल्कुल जी। एक अगर अर्थक्वेक की वजह से उसमें सीज्मिक फोर्सेस आ सकती हैं, बिल्कुल वो भी आ सकती हैं। एक फिर हो जाएगा जी प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, सिल्ट का जो प्रेशर है, तो वाटर प्रेशर हो गया, सेल्फ वेट हो गया, अपलिफ्ट हो गया, सीज्मिक फोर्स होगी, और सिल्ट प्रेशर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोबिलाइजेशन एडवांस? ये मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? लेकिन कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट जो है वो एडवांस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को जो एडवांस पेमेंट दी जाती है टू स्टार्ट दी वर्क ऑन प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे जो दी जाती है ताकि वो काम स्टार्ट कर सके, उसके बाद वो कोई काम करेगा, फिर अगली पेमेंट की जाएगी, ठीक है, साथ साथ वो जो है ना इतनी पेमेंट की जाएगी बाद में जितना जितना काम चलता रहेगा, लेकिन उसको एक दफा रन करने के लिए जो एडवांस पेमेंट की जाएगी उसको मोबिलाइजेशन एडवांस बोलेंगे। अब ये व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाराबंदी? अब ये वाराबंदी होती है कि उसकी जो है ना तरतीब कह लें या टाइम कह लें, कि हमने जो है ना पानी आउटलेट से गुजरा, अब आउटलेट वाला पानी हमने इस किसान को जो है ना इतने घंटे देना है, फिर इतने घंटे इसको देना है, फिर इतने घंटे इसको देना है, इसके 10 एकड़ है तो इसको इतने घंटे देना है, इसके 20 एकड़ है इसको इतने घंटे देना है, ठीक है। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या आप कह लीजिए रोटेशन सिस्टम फॉर इक्विलेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फार्मर,
किसानों के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि इंसाफ के साथ जो हमने करनी है उसको हम वाराबंदी बोलते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर हम बात करें कि हमारा एक फेडरल अदारा है, फेडरल अदारा इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये तमाम सूबों को उनके शेयर के मुताबिक पानी देता है, तो वो भी एक वाराबंदी ही है ना, ठीक है। मतलब एक बड़ा जो है वो फेडरल का मेंबर है जो तमाम सूबों को जो है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनके शेयर के मुताबिक देती है। तो इसी तरह अगर हम लोकल लेवल पे जो किसान है आपस में जो है वो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें तो इनको हम वाराबंदी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी कैनाल्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी तौनसा बैराज। अब तौनसा बैराज जो जो है तौनसा बैराज है ये हमारा अगर फॉर एग्जांपल चल रहा है जी, रिवर चल रहा है। अब तौनसा बैराज किस रिवर पे है जी, ये इंडस रिवर पे है, दरिया सिंध पे है। तो दरिया सिंध पे तौनसा है जी, तौनसा बैराज ये हमने बैराज बना दिया, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड, तो अप स्ट्रीम से जो राइट साइड पे होगा ये हमारा राइट होगा, हमने अप स्ट्रीम से देखा। तो इसके लेफ्ट साइड जो होगा ये लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो राइट साइड वाली कौन सी कैनाल्स हैं, राइट साइड से एक कैनाल गुजर रही है जी डेरा गाजी खान कैनाल, तो एक कैनाल गुजर रही है जी कच्ची कैनाल। जो डेरा गाजी खान वाली कैनाल है ये डेरा गाजी खान राजनपुर वाले इलाके को इरिगेट करती है, जबकि कच्ची कैनाल जो है ये बलूचिस्तान के एरिया में जाती है। इसी तरह लेफ्ट बैंक की बात करें तो लेफ्ट बैंक में एक है जी मुजफ्फरगढ़ कैनाल, और इसके बाद है जी टीपी लिंक कैनाल, टीपी लिंक कैनाल जो तौनसा और पंजनद लिंक कैनाल। तो ये चार कैनाल्स हैं जो तौनसा बैराज से निकल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने टीपी लिंक्स कनाल का जो है ना वो जिक्र किया, लिंक्स कनाल का, लिंक कनाल का, ठीक है। तो टीपी लिंक कनाल क्या होगा, तौनसा पंजनद लिंक कनाल, ये तौनसा से निकल रहा है और आगे किस में जाके मिल रहा है जी, पंजनद में जाके मिल रहा है। अच्छा जी, आज के लिए हम इतने ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।